हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं भूमिगत जल के कार्य तथा उत्पन्न स्थलाकृति कि भूमिगत जो जल होते हैं वो किस प्रकार कार्य करते हैं और उनके अपर्दन या निक्षेपण से किस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है। हम इन सब चीज़ों को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि नदी के कार्य और उत्पन्न स्थलाकृति। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि नदी अपर्दन किस प्रकार से करती है। ठीक है, परिवहन कार्य क्या होता है उसका। उसके बाद फिर निक्षेपण किस प्रकार से करती है, निक्षेपण से फिर क्या क्या किस किस प्रकार की स्थलाकृतियां बनती है। तो उसी प्रकार से आज भी हम देखेंगे कि भूमिगत जल के क्या कार्य होते हैं और इनसे किस प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए भूमिगत जल का तात्पर्य यानी कि भूमिगत जल कहते किसे हैं। तो पृथ्वी के ऊपरी सतह से नीचे भूपृष्ठीय चट्टानों के छिद्रों तथा दरारों में स्थित जल को भूमिगत जल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है उसके नीचे जो भी चट्टानें हैं, चट्टानों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो छोटे छोटे छेद होते हैं, दरार होते हैं, तो उनमें जो पानी भरा होता है, ठीक, उनमें जो जल भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, भूमिगत जल कहते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये जल ऊपरी सतह के नीचे मिलता है इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अधतल जल भी कहते हैं। क्योंकि ये ऊपरी सतह के नीचे में मिलता है तो इसे हम क्या कहते हैं, अधतल जल भी कहते हैं। भूमिगत जल को ही अधतल जल भी कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसके नीचे जो भी चट्टानें होती है, चट्टानों के छेद में या दरारों में जिस तरह जल की स्थिति होती है उसे हम क्या कहते हैं, भूमिगत जल कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि वर्षा का जल जो होता है वो बहुत से प्रकार से क्या होता है कि रिस करके, ऊपरी सतह से रिस करके क्या होता है कि नीचे चला जाता है और वहाँ इकट्ठा होकर भूमिगत जल का रूप धारण कर लेता है। अब देखिए भूमिगत जल के स्रोत क्या क्या हैं। तो भूमिगत जल के स्रोत बहुत सारे हैं, जैसे कि जल वर्षा, हिम हो गया। तो देखिए भूमिगत जल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में कई स्रोत हैं। ठीक है, भूमिगत जल जो है वो प्रत्यक्ष रूप से भी प्राप्त होता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी प्राप्त होता है। उसके कई साधन हैं, जैसे कि जल कुआं हो गया, नदी हो गई, तालाब हो गया। ये सब क्या है, ये सब भूमिगत जल ही है जो हमें प्राप्त होते हैं। तो इसमें सर्व प्रमुख स्रोत क्या है, जल वर्षा और हिम। ठीक है, क्या है जल वर्षा और हिम। तो धरातलीय भागों पर जो भी स्थित होता तालाब, झील और नदियों, वनस्पतियों और सागरों से वाष्पीकरण के द्वारा जल वर्षा और हिमपात के रूप में धरातल पर चला जाता है। ठीक है, इस तरह जल वर्षा और हिम के पिघलने से प्राप्त जल को आकाशीय जल कहते हैं। भूमिगत जल में आकाशीय जल की प्रधानता इस बात से प्रमाणित हो जाती है कि वर्षा के कम होने से शुष्क मौसम में कुएं सूख जाते हैं और गड्ढों के नीचे रिस कर आने वाला जल बंद हो जाता है। अब देखिए हमें ये कैसे पता चलेगा कि भूमिगत जल में क्या है कि जल वर्षा ही स्रोत है। तो इसमें क्या होता है कि आप देखिएगा गर्मियों के दिन में क्या होते हैं कि हमारा जो कुआं है वो सूखने लगता है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि गर्मी के दिन में बारिश कम होती है। ठीक है, तो भूमिगत जल किस पर आधारित है, तो जल वर्षा पर आधारित है, या फिर बोल सकते हैं वर्षा पर आधारित है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण साधन जो है वो सहजात जल है। तो भूमिगत जल का द्वितीय बहुत ही महत्वपूर्ण साधन क्या है, सहजात जल है। सागर या झीलों में निक्षेपित परतदार चट्टानों के छिद्रों तथा सुराखों में स्थित जल को तलछट या सहजात जल कहते हैं। देखिए जो भी सागर या झीलों में जो भी निक्षेपित होते परतदार चट्टानें, ठीक है, तो परतदार चट्टानों, सिर्फ परतदार चट्टानों के छिद्रों में या सुराखों में जो भी जल स्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, तलछट जल या फिर सहजात जल। तीसरा हमारा क्या है, सबसे मैग्मा जल। तो पृथ्वी के अंतर्गत ज्वालामुखी क्रिया के कारण तप्त मैग्मा चट्टानों में प्रवेश करता है। पृथ्वी के अंतर्गत ज्वालामुखी जब क्रिया होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि मैग्मा जो है वो चट्टानों में प्रवेश करता है। इसकी वजह से जो भी उस पर पदार्थ होते हैं जो वाष्पीकृत होने लायक होते हैं वो वाष्पीकृत होकर जल में, ठीक है, बादल का रूप धारण कर लेते हैं। और फिर वो बादल क्या होता है, वर्षा के द्वारा वापस से धरातल पर आता है। फिर वही क्या हो जाता है कि भूमिगत जल का रूप धारण कर लेता है या फिर भूमिगत जल में मिल जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर
जो सबसे ऊपरी जो भौम जल स्तर होता है उसे हम क्या कहते हैं, ये सबसे ऊपरी जो भौम जल स्तर होता है इसे हम क्या कहते हैं, लटका हुआ जल स्तर। और इस तरह के दो या अधिक संतृप्त मंडलों के बीच प्रायः शुष्क भाग रहता है। जिन चट्टानों के भाग से होकर भूमिगत जल प्रवाहित होती है उसे जल भरा। जिन चट्टानों से होकर के जो भूमिगत जल जो है वो प्रवाहित होती है नीचे, ठीक है, ये भौम जल हो गया। तो ये सबसे ऊपरी भाग हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, लटका हुआ जल स्तर। उसके बाद यहाँ से क्या होगा कि जल जो है वो नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जिस स्थान से, जिस मंडल से जल नीचे जाता है उसे हम क्या कहते हैं, संपृक्त मंडल या फिर जल भरा, क्योंकि इनमें जो चट्टानें मौजूद होती है इनमें पूरा जल जो होता है वो भरा होता है। उसके बाद आता है हमारा क्या, और रेत, बजरी या मलबे के ढेर जल भरे के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। दो जल भरों के मध्य अपारगम्य स्तर को अक्विक्लूड कहते हैं, ठीक है। इन दो जल भरों, यहाँ पे एक जल भरा है, दूसरा जल भरा नीचे, तो इन दोनों के बीच में जो बीच वाला जो मंडल पाया जाता है, अपारगम्य स्तर से ऊपर का जो मंडल होता है इसे हम क्या कहते हैं, अक्विक्लूड, ठीक है, अक्विक्लूड। अब देखिए जल का संचय किस प्रकार होता है। तो ऊपरी सतह से जल नीचे पहुंचकर चट्टानों के रंध्रों में एकत्र होता रहता है, यानी कि जो छिद्र होते हैं चट्टानों में उनमें क्या होता है, एकत्र होता रहता है, जिससे धीरे धीरे चट्टान जलयुक्त होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, चट्टानों में क्या होता है, धीरे धीरे पानी भरने लगता है। ऊपरी सतह से किसी भी रीजन से जल जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है कि चट्टानों के छेदों में पहुंचना स्टार्ट हो जाता है। अब जब वहाँ इकट्ठा होने लगता है तो क्या होता है कि धीरे धीरे चट्टानों में पानी भरने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चट्टान जलयुक्त होने लगती है। और इसी भरे हुए जिस चट्टान में पानी भर जाता है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, संपृक्त, संपृक्त होना कहते हैं। इसे हम चट्टान का क्या कहते हैं, संपृक्त होना कहते हैं। जब ऐसी कोई क्रिया होती है जिसमें ऊपरी सतही जल जो होता है वो चट्टानों के रंध्रों में एकत्र होने लगता है और चट्टान जो होती है वो जलयुक्त हो जाती है, तब हम उस क्रिया को क्या कहते हैं, चट्टान का संपृक्त होना कहते हैं। और जब ये चट्टान पूरी तरह से संपृक्त हो जाता है तब हम इसे क्या कहते हैं, संपृक्त चट्टान कहते हैं। ऊपरी धरातल के नीचे संपृक्त चट्टान वाले भाग को संपृक्त मंडल कहते हैं, यानी कि ऊपरी धरातल की जो नीचे का जो सतह पाया जाता है, जो मंडल पाया जाता है, तो उसमें क्या है, चट्टान है। तो उस चट्टान में क्या होता है कि पानी भरा होता है, तो उस मंडल को हम क्या कहते हैं, संपृक्त मंडल कहते हैं। संपृक्त मंडल के ऊपरी तल को भौम जल स्तर कहते हैं, ठीक है। संपृक्त मंडल का जो ऊपरी तल होता है उसे हम क्या कहते हैं, भौम जल स्तर कहते हैं। अब देखिए भूमिगत जल की जो स्थिति है उसको 3 मंडलों में विभाजित किया गया है। एक है असंपृक्त मंडल, दूसरा है संपृक्त मंडल, तीसरा है चट्टान प्रवाह मंडल। तो देखिए सबसे पहले असंपृक्त मंडल क्या होता है। तो भौम जल स्तर के उस ऊपरी भाग को असंपृक्त मंडल कहते हैं, जिससे होकर जल रिस कर नीचे पहुंचता है। तो भौम जल के उस ऊपरी, भौम जल है, ठीक है, उसके ऊपर का जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, असंपृक्त मंडल कहते हैं, जिससे होकर के जल जो है वो नीचे पहुंचता है, ठीक है। जैसे कि अगर ये भौम जल वाला पार्ट है, ठीक है, तो ये हो गया भौम जल स्तर, ठीक है। इसका ऊपरी वाला मंडल क्या कहलाता है, असंपृक्त मंडल, और यहीं से क्या होगा कि जल रिस करके कहाँ जाएगा, भौम जल में जाएगा, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, वैडोज जोन भी कहते हैं। असल में जो भूमिगत जल का सबसे ऊपर का भाग होता है, जिससे मिट्टियों के जो छेद होते हैं वो वायु से भरे रहते हैं, तो इन छेदों में जो रिसने वाला जल होता है उसका कुछ भाग रुक जाता है। इस परत को भूमि जल की परत कहा जाता है। इस परत वाले मंडल को पवन मिश्रित मंडल या वातन क्षेत्र भी कहते हैं। इस मंडल को, असंपृक्त मंडल को और किस नाम से जाना जाता है, तो पवन मिश्रित मंडल, पवन मिश्रित मंडल, और दूसरा वातन क्षेत्र, ठीक है, वातन क्षेत्र, और वैडोज जोन, ठीक है। तो इन नामों से इसे जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए
भौम जल स्तर के ऊपरी वाला मंडल होता है ये असंपृक्त मंडल। इससे क्या होता है कि जल जो है वो रिस करके नीचे पहुंचता है, ठीक है। और असल इसमें क्या होता है कि जो भूमिगत जल होता है उसका जो सबसे ऊपर का भाग होता है, जैसे यहाँ पे नीचे भूमिगत जल हो गया, ठीक है, तो इसका जो सबसे ऊपर का भाग होता है तो जिसमें वो भाग में जहाँ पर मिट्टियों के छेदों में जो होता है वायु भरा रहता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर मिट्टी पाया जा रहा है, ठीक है, और ये हो गया भूमिगत जल। और इन छिद्रों में रिसने वाले जल का कुछ भाग जो होता है, अब देखिए इस मिट्टी में क्या हुआ कि वायु पहले से भरा हुआ है, ठीक है, तो अब जो इसका छेद है वो समझिए कि ब्लॉक हो गया है। तब यहाँ से क्या होगा कि कुछ पानी जो है वो नीचे जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, तो कुछ पानी जो होता है, कुछ जल जो होता है वो रुकने लगता है, ठीक है। तो इस परत को हम क्या कहते हैं, भूमि जल की परत कहते हैं, ठीक है। और इसी परत को क्या कहा जाता है, क्या मंडल कहते हैं, तो पवन मिश्रित मंडल या वातन क्षेत्र, ठीक है। इस मंडल का जल वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल में वापस चला जाता है और वर्षा के मौसम में फिर से ये क्या होता है कि वर्षा होने लगती है और फिर से वो धरातल पर आ जाता है और फिर से यही क्रिया चलने लगती है। तो यही होता है असंपृक्त मंडल, यानी कि भौम जल के जो ऊपर वाला मंडल होता है जहाँ से जल रिस करके भूमिगत जल में पहुँचता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, असंपृक्त मंडल, जिसमें क्या होता है कि जहाँ पर मिट्टी जो होते हैं तो मिट्टी के छेदों में क्या होता है कि वायु भरी होती है, जिस वजह से कुछ जल जो होता है वो रुक जाता है, नीचे नहीं जा पाता है, तो वो जल क्या होता है कि फिर से वाष्पीकृत होकर के वायुमंडल में फिर से चला जाता है, बादल का निर्माण करता है। और जब वर्षा ऋतु आती है तो उसी के टाइम क्या होता है कि रेनफॉल होने लगता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड क्या, संपृक्त मंडल। तो असंतृप्त मंडल से अधिकांश जल रिस कर मध्यवर्ती मंडल में पहुंच जाता है, जहां पर चट्टानों के छिद्र पूर्णतया जलपूर्ण होते हैं। इस मंडल को संतृप्त मंडल कहते हैं, इसे फ्रीटिक मंडल भी कहते हैं। इस संपृक्त मंडल को और फ्रीटिक मंडल के नाम से भी जाना जाता है, फ्रीटिक मंडल। और इसमें क्या होता है कि असंतृप्त मंडल से जो अधिकांश जल होता है, मैक्सिमम जो जल होता है वो रिस करके कहाँ पहुँच जाता है, मध्यवर्ती मंडल में पहुँच जाता है। और जहाँ पर चट्टानों के छिद्र जो होते हैं वो पूरी तरह से जलपूर्ण होते हैं, जैसे चट्टानों का जो जल है संपृक्त मंडल में क्या होता है कि चट्टानों में जो है पूरी तरह से जल जो है वो भरा होता है। संपृक्त मंडल अभी ही मैंने आपको ऊपर बताया कि वैसा मंडल होता है जहाँ पर संपृक्त चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। और संपृक्त चट्टान का मतलब वैसा चट्टान जिसमें जल पूरी तरह से भरा हुआ है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संपृक्त मंडल कहते हैं। अब देखिए तीसरा क्या आता है हमारा, चट्टान प्रवाह मंडल। तो भूपटल के नीचे कुछ निश्चित गहराई पर चट्टानों का भार इतना ज़्यादा होता है कि चट्टानों के छेदों में या फिर उनका जो रंध्र होता है वो बंद हो जाता है और जल उसके नीचे नहीं जा सकता है। इस मंडल को जल प्रवाह मंडल कहते हैं। ये मंडल जो होता है वो धरातल से लगभग, धरातलीय सतह जो होती है वो उससे 16 किलोमीटर की गहराई पर होता है। चट्टान प्रवाह मंडल जो होता है वो धरातल से कितना किलोमीटर, तो 16 किलोमीटर की गहराई पर स्थित होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अब इस मंडल में क्या होता है कि चट्टानों में इतना ज़्यादा जल भर जाता है कि उनके जो छेद होते हैं या उनका जो रंध्र होता है वो सब क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। और उसके बाद अब जो जल है चट्टान का उसके नीचे नहीं जा सकता है, ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, चट्टान प्रवाह मंडल। अब देखिए भूमिगत जल के क्या कार्य होते हैं। तो भूमिगत जल के कार्य क्या होते हैं, घुलन कार्य होता है, जल गति कार्य होता है, अपघर्षण, सन्निघर्षण और परिवहन कार्य होता है। सबसे पहले घुलन कार्य क्या होता है कि शुद्ध जल रासायनिक दृष्टि से में असक्रिय होते हैं, लेकिन जब ये जल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के संपर्क में आते हैं तो ये एक सक्रिय घोलक कारक हो जाता है। देखिए जल में, शुद्ध जल में कार्बन डाइऑक्साइड अगर वो मिलता है तो वो किसी भी पदार्थ को क्या करता है, अपने में घोल लेता है, ठीक है। और जब तक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो उसमें घुलन शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो घुलन क्रिया सबसे पहले धरातल के ऊपरी भाग में स्टार्ट होती है और घोलक जल घुलनशील खनिजों को चट्टानों से अलग कर लेता है।
जिस वजह से ऊपरी सतह में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। इन छिद्रों से होकर जल घोलक जल धरातल के नीचे पहुंचकर चट्टानों में घुलनशील पदार्थों को अलग कर लेता है और इसी वजह से चट्टानें जो है वो ढीली पड़कर वियोजित यानी कि टूट जाती हैं। सबसे पहला काम क्या होता है इसका, घुलन क्रिया, यानी कि जो भी चट्टानें जो जल में घुलने लायक हैं उनको घोल लेती है। और उन चट्टानों को घोलने के लिए क्या विद्यमान होना चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर घटेगी तो फिर उस जल में किसी भी खनिज का घुलना मुश्किल है। ठीक है, जब तक कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है जल में, भूमिगत जल में, तो कोई भी खनिज है वो उसमें घुल जाएगी। ठीक है, और फिर क्या होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में वियोजित हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, तो ये होता है घुलन क्रिया। दूसरा होता है क्या हमारा, जल गति क्रिया। तो जल गति क्रिया के अंतर्गत जल बिना किसी अन्य साधन के जल भरे में प्रवाहित होते समय चट्टानों के ढीले पदार्थों को अपने साथ बहा लेता है। तो जल गति क्रिया के अंतर्गत जल बिना किसी अन्य साधन के जल भरे में प्रवाहित होते समय चट्टानों के ढीले पदार्थों को अपने साथ बहा लेता है। और यह प्रक्रिया कम महत्वपूर्ण होती है क्योंकि भूमिगत जल में गति जो होती है वो बहुत ही मंद होती है। इसमें जल गति क्रिया में क्या होती है कि जब जल जो है वो बिना किसी साधन के जब जल भरे परत में, ठीक है, प्रवाहित होता है तो उस समय क्या होता है, जो चट्टानें ढीली होती है उनको अपने साथ बहा ले जाता है। ठीक है, और ये उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस भूमिगत जल की जो गति होती है वो बहुत मंद होती है, बहुत धीमी होती है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा अपघर्षण। तो भूमिगत जल के साथ चलने वाले छोटे छोटे टुकड़े, कंकड़, पत्थर जो भी होते हैं वो चट्टानों को रगड़ कर या घिस कर या फिर घर्षण के द्वारा जो है उसका अपरदन करते हैं। ठीक है, जब भी भूमिगत जल के साथ में कोई भी चट्टान चल रहा, कंकड़ चल रहा, पत्थर चल रहा, तो वो क्या करेगा कि घर्षण की क्रिया करेगा। घर्षण की क्रिया कर रहा तो आपस में टकरा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि अपरदन होगा और भूमिगत जल के वेग जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, जिससे कि अधिकांश पदार्थ के जो घोल होते हैं उनका क्या होता है, अपघर्षण जो होता है वो बहुत ही कम होता है। उसके बाद हमारा आता है सन्निघर्षण। तो सन्निघर्षण की क्रिया में भूमिगत जल के साथ चलने वाले टुकड़े आपस में टकरा कर या रगड़ कर टूटते फूटते रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है सन्निघर्षण में कि नदी की क्रिया में भी मैंने आपको बताया था कि सन्निघर्षण अपघर्षण क्या होता है, उसमें भी ये दोनों क्रियाएं होती है। भूमिगत जल में भी ये दोनों क्रियाएं होती है, अपघर्षण और सन्निघर्षण। तो सन्निघर्षण में क्या होता है कि जब चट्टानें चलती है, ठीक है, तो मानते हैं दूसरे का अपरदन कर रही है, ठीक है, तो वो क्या करती है, खुद में भी टकराती है। तो खुद में टकरा कर चलने की वजह से क्या होता है कि वो टूटने लगती है। ठीक है, और टूट कर छोटा छोटा या फिर कुछ महीन होते रहते हैं। और ये कार्य जल के वेग के कम होने की वजह से बहुत ही कम महत्वपूर्ण है। और अपरदन के द्वारा जो निर्मित स्थल रूपों में घोल रंध्र, विलयन रंध्र, डोलाइन, पोल्जे, युवाला, लैपिज, कंदराएं, प्राकृतिक पुल जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमारा क्या आता है, परिवहन कार्य। तो परिवहन कार्य क्या होता है कि भूमिगत जल जो होते हैं वो अपने साथ जो भी चीज़ों को बहा कर लेकर के जा रही है उसे हम क्या कहते हैं, परिवहन कार्य कहते हैं। लेकिन ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा क्योंकि जो नदी होती है उसका वेग क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब देखिए निक्षेपण कार्य क्या होता है। देखिए जैसे भूमिगत जल जो है वो अपरदन कर रही है तो निक्षेपण भी करेगी। ठीक है, तो भूमिगत जल के मार्ग में थोड़ा भी अवरोध आने पर उसका वेग क्या होता है, वो कम हो जाता है, जिससे घुलित पदार्थ नीचे बैठने लगता है। भूमिगत जल जो है अगर उसके मार्ग में थोड़ा कहीं पर भी रुकावट आ गया तो क्या होगा, उसका जो वेग है वो तो वैसे ही धीमी चल रही है, अब क्या होगा, उसका जो वेग है, उसका स्पीड जो है वो बिल्कुल नगण्य हो जाएगा, बिल्कुल रुक ही जाएगा। तो उसमें जो भी घुलित पदार्थ है, जो मिला हुआ पदार्थ है, वो क्या होगा कि नीचे बैठने लगेगा। जब किसी कारण से भूमिगत जल का ताप बढ़ जाता है तो उसका कुछ जल भाप बन जाता है। इस कारण जल के कुछ आयतन में कमी के कारण जल की घोलन शक्ति कम हो जाती है। देखिए इसमें क्या होता है कि जब भी किसी भी रीज़न से, ठीक है, जब भूमिगत जल का तापमान बढ़ जाता है तो उस समय क्या होता है कि अब
जैसे जल का तापमान बढ़ रहा है तो वो क्या होगा कि अब भाप बनकर ऊपर उठेगी, तो वो भाप बनकर चलिए उड़ गई। अब वहाँ क्या होगा कि जल का जो आयतन है वो कम होने लगेगा। अब कम जल है, उसमें हम ज़्यादा चीज़ें घोलने की कोशिश करेंगे तो वो घुलेगा ही नहीं। तो ये भी होता है, यही चीज़ होती है भूमिगत जल के साथ भी कि उसकी घोलन शक्ति जो है वो कम हो जाती है। अब जब वो कम घोल रही है तो क्या होगा कि निक्षेपण वैसे ही हो जाएगा। जो चीज़ें उसमें नहीं घुल रही हैं वो सब क्या होगी, वो खुद ब खुद नीचे बैठने लगेंगी, पीछे छूटने लगेंगी। यही होता है जब तापमान बढ़ जाता है। भूमिगत जल की घुलाने की सामर्थ्य अधिक दबाव के कारण बढ़ जाती है, परंतु जैसे ही दबाव कम होने लगता है घुले हुए पदार्थ का निक्षेपण होने लगता है। भूमिगत जल में जब दबाव पड़ता है, ठीक है, तो उसके जो भी खनिज जो खुद में वो घोल लेती है तो उसकी जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही दबाव कम होता है तो वो क्या होती है, घुलने की जो सामर्थ्य होता है वो कम पड़ने लगता है, जिस वजह से घुले हुए पदार्थों का क्या होने लगता है, निक्षेपण होने लगता है। अब आता है नेक्स्ट कि भूमिगत जल की घोलन सामर्थ्य बहुत कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा पर आधारित होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो उसके साथ घुलन क्रिया भी बढ़ती है, लेकिन अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है तो जो घुलन शक्ति है वो भी कम होने लगती है और जिस वजह से निक्षेपण होने लगता है। उसके बाद आता है हमारा जब भूमिगत जल के मार्ग में शैवाल या कुछ आ जाते हैं, शैवाल यानी कि काई, ठीक है, तो जब ये कुछ आ जाते हैं तो वो उसी में फंस जाते हैं, ठीक है, रुक जाते हैं। तो उनके साथ रुक कर क्या कहते हैं कि नीचे बैठ जाते हैं। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। कल हम पढ़ेंगे कि इससे भूमिगत जल द्वारा किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, कार्स्ट स्थलाकृति पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।